Hello everyone, this is Hina and welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about provisions related to restitution of conjugal rights. Hindu marriages जो होती हैं, उन्हें एक religious sacrament माना जाता है. That means एक ऐसा bond which is unbreakable. इसको divine bond की तरह भी समझा जाता था कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता. So it is always considered as a religious sacrament rather than a contractual union. तो हिंदू मैरिज जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती. काफी बारी क्वेश्चन भी आ जाता है कि हिंदू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है. सो आंसर नहीं, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. बट जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया तो विद द सोसाइटी, जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, डिविजन्स हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकता है लोगों के ओपिनियन में, तो ऐसे में अगर कोई मैरिज में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसको रिजॉल्व करने के लिए मैरिटल रिलीफ्स भी दिए गए हैं. 3 तरीके के मेजर रिलीफ्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सेक्शन 9, सेक्शन 10 एंड सेक्शन 13 में. 9 जो कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड है. 10 में जो रिलीफ दिया गया है वो है जुडिशियल सेपरेशन एंड 13 इज डिवोर्स. ठीक है. सेक्शन 9 contains provisions related to restitution of conjugal right. Before diving in the provision, let's understand the meaning of restitution and conjugal rights. Restitution का मतलब होता है restoration. ठीक है. Restoration यानी कि जो situation पहले थी वैसे ही restore कर देना. और conjugal rights का मतलब है दो rights जो हैं, जैसे जो right to have each other's society, जब दो इंडिविजुअल्स के बीच में शादी होती है तो उन दोनों के पास राइट होती है टू हैव ईच अदर सोसाइटी, टू बी पार्ट ऑफ ईच अदर सोसाइटी. ये राइट प्लस मैरिटल इंटरकोर्स, इन दोनों राइट्स को हम जॉइंटली कह सकते हैं कॉन्जुगल राइट्स, यानी मैरिटल राइट्स. वो राइट्स जो आपको आफ्टर मैरिज यू गेट, दोज आर कॉल्ड कॉन्जुगल राइट्स. तो इनके रिस्टोरेशन की बात है, वो सेक्शन 9 में उससे रिलेटेड प्रोविजंस दी गई हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड. व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, यानी कि ये जो राइट है ये हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिलती है विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज. सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज दिस, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों ही बिना रीजनेबल एक्सक्यूज के विड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, जो अग्रीव्ड पार्टी होगी वो पिटीशन फाइल कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. कि भाई मेरा जो पार्टनर है उसने विड्रॉ कर लिया मेरी सोसाइटी से और मेरी जो कॉन्जुगल राइट्स है वो खत्म हो गई है, तो मुझे वो रिस्टोर करानी है. आई वुड वांट माय पार्टनर टू स्टे विद मी. तो ये है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. कोर्ट के पास जब पिटीशन जाती है तो कोर्ट विल सी टू थिंग्स. पहला, कोर्ट शुड बी सैटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट्स मेड इन सच पिटीशन. दूसरा, कोर्ट के पास कोई और लीगल ग्राउंड नहीं है जिसपे वो इस तरीके की जो एप्लीकेशन आई है उसको ग्रांट ना करे. ओके. ये प्रोविजंस सेक्शन 9 में लिखी हुई है. अब इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं. मान लीजिए ए है, वो हस्बैंड है और वाइफ बी है. उसकी जो वाइफ है उसने उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है, लेकिन कैसे? विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज. अब रीजनेबल एक्सक्यूज हम किसे कह सकते हैं? अगर हस्बैंड का कहीं पे कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या उसके साथ मेंटल हैरेसमेंट, मेंटल क्रूएलिटी हो रही है, तो हम कहेंगे कि जो विड्रॉल है भाई वो रीजनेबल एक्सक्यूज है. बट अगर जो वाइफ है उसने किसी और सिचुएशन से विड्रॉ किया है सोसाइटी से, फॉर एग्जांपल उसको अपने जो हस्बैंड है उसका वर्क लाइफ पसंद नहीं है, इस तरीके के जो रीजंस होते हैं वो अनरीजनेबल एक्सक्यूज की कैटेगरी में आते हैं. तो अगर वाइफ ने विड्रॉ किया है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अ हस्बैंड विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, तो हस्बैंड कहाँ जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो पिटीशन फाइल करेगा सेक्शन 9 के अंदर, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो जाएगा, कोर्ट विल सी टू थिंग्स. ए, कोर्ट शुड बी सैटिस्फाइड कि जो भी उसने पिटीशन में स्टेटमेंट दिए हैं वो कैसे हैं, वो ट्रूथफुल हैं, वो सच है, उसमें कोई डाउट नहीं है. दूसरा,
कोर्ट के पास कोई और लीगल ग्राउंड नहीं है जो उसको रोक सके फ्रॉम ग्रांटिंग दिस एप्लीकेशन. कोर्ट हैज नो अदर लीगल ग्राउंड. दैट मीन्स जो वाइफ है उसके पास कोई रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं था विड्रॉ करने का, तो कोर्ट के पास भी कोई लीगल ग्राउंड नहीं है कि वो एप्लीकेशन ग्रांट ना करे. तब ये दोनों चीजों से कोर्ट सेटिस्फाइड होगा, देन कोर्ट कैन ग्रांट एप्लीकेशन और हस्बैंड के फेवर में सेक्शन 9 के अंदर डिसीजन आ जाएगा. ठीक है. सो ये प्रोविजंस है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड. अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है इससे क्वेश्चन. बर्डन ऑफ प्रूफ पे. बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है? साबित करने की जिम्मेदारी कि कौन उसको प्रूफ करेगा. यहाँ पे लिखा है where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society, कि जो एक्सक्यूज जो रीजन था जिसकी वजह से जो स्पाउस है उसने विड्रॉ किया है वो रीजनेबल है या अनरीजनेबल है. अगर इस तरीके का क्वेश्चन अराइज होगा तो बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी. ठीक है. तो अब इस इलस्ट्रेशन में बी को प्रूव करना पड़ेगा. बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो वाइफ पे होगा कि उसका जो विड्रॉल है वो एक रीजनेबल एक्सक्यूज की वजह से हुआ है, उसके बाद रीजनेबल ग्राउंड्स हैं इसलिए उसने विड्रॉ किया है. ए को प्रूव नहीं करना है. ए ओनली हैज टू प्रूव दैट बी हैज विड्रॉन फ्रॉम हिज सोसाइटी, उतना प्रूव करना है. अब बर्डन ऑफ प्रूफ अगर ये होता है कि वेदर इट वाज अ रीजनेबल एक्सक्यूज और नॉट अ रीजनेबल एक्सक्यूज, देन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द वाइफ. तो जो भी विड्रॉइंग स्पाउस होगा, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, उनके ऊपर बर्डन आएगा टू प्रूव दैट. ऑब्जेक्टिव पेपर्स जो होते हैं उसमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है. आपको इलस्ट्रेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा. सो यू मस्ट रिमेंबर सेक्शन 9 का जो एक्सप्लेनेशन है वो बर्डन ऑफ प्रूफ विड्रॉइंग स्पाउस पे डालता है. जो भी स्पाउस विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ, उसके ऊपर बर्डन आता है. हालांकि जो पिटीशन है वो किसने फाइल की है? ए ने फाइल की है. अग्रीव्ड पार्टी फाइल कर रहा है. लेकिन अगर रीजनेबल एक्सक्यूज को प्रूव करने की बात आएगी तो जो भी जिस भी स्पाउस ने विड्रॉ किया है उसके ऊपर बर्डन चला जाएगा और उनको प्रूव करना पड़ेगा कि जो मैंने विड्रॉल किया है वो एक रीजनेबल एक्सक्यूज की वजह से किया. ओके. तो ये एसेंशियल पॉइंट्स हैं सेक्शन 9 से रिलेटेड. ये सारे के सारे पॉइंट्स जब अवेलेबल होंगे तभी कोर्ट ग्रांट करती है डिक्री पिटीशन अंडर सेक्शन 9. सबसे पहले विड्रॉन होना चाहिए फ्रॉम द सोसाइटी. अब विड्रॉन की जो ये टर्म है ये भी ब्रॉड है. सिर्फ फिजिकल अगर विड्रॉन है यानी अगर कोई घर से चला जाए सिर्फ वही विड्रॉन नहीं है. अगर इवन इफ टू पीपल आर स्टेइंग टुगेदर लेकिन मेंटल विड्रॉल है, they are staying together but they are not being part of each other's society, they are not taking each other's responsibility, तो वो भी withdrawal consider किया जा सकता है for the purpose of section 9. Second, जो withdrawal है should be for an unreasonable excuse. फिर court should be satisfied about the statements made in the petition, plus कोई और legal ground नहीं है for refusing to grant application. अगर ये सारे एसेंशियल पॉइंट्स होंगे देन कोर्ट विल ग्रांट एप्लीकेशन और वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अप्रूव कर देगी. बर्डन ऑफ प्रूफ जो कि एप्लीकेशन में क्लियर किया हुआ है कि अगर रीजनेबल एक्सक्यूज है या नहीं इसको प्रूव करने की बात आई तो जो भी विड्रॉइंग स्पाउस होगा उनकी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू प्रूव दैट. ओके. सो दीज आर प्रोविजंस व्हिच आर रिटन इन सेक्शन 9. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टू केसेस. मैट्रिमोनियल होम से रिलेटेड हैं ये केसेस. मैट्रिमोनियल होम होता है व्हेन टू पीपल गेट मैरिड दे स्टे टुगेदर, तो जहाँ रहते हैं उसको मैट्रिमोनियल होम कहा जाता है. इन आवर सोसाइटी जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के साथ आके रहती है तो वो मैट्रिमोनियल होम होता है. यही हमेशा से चलता आ रहा था बट विद टाइम द सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग. अब ऐसा है कि हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, एट टाइम्स दे आर वर्किंग इन डिफरेंट सिटीज, अलग अलग जगहों पे काम करते हैं, तो वहां पे डिस्प्यूट्स अराइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. इन दो केस लॉज में कोर्ट ने दो अलग जजमेंट्स दिए थे. कैलाशवती वर्सेस अजोध्या प्रकाश में कोर्ट ने एक ट्रेडिशनल व्यू लिया था और स्वराज गर्ग वर्सेस केएम गर्ग में कोर्ट ने एक प्रोग्रेसिव व्यू लिया था.
कैलाशवती वर्सेस अजोध्या प्रकाश में जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दे वर टीचर्स और दो अलग अलग जगहों पे वो रहते थे. जो वाइफ थी उसका जो ट्रांसफर था वो उसके पेरेंटल विलेज में हो गया था, जहाँ उनके पेरेंट्स रहते थे, उनका ट्रांसफर वहाँ हो गया था. एंड फॉर 10 years दे वर नॉट लिविंग टुगेदर. तो हस्बैंड ने पिटीशन फाइल की थी अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, दैट इज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की. तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो वाइफ का विड्रॉल है ये रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है. और सेक्शन 9 के अंडर कोर्ट ने जो पिटीशन थी उसको अप्रूव किया था, ग्रांट कर दिया था. लेकिन स्वराज गर्ग वर्सेस केएम गर्ग में कोर्ट ने एक प्रोग्रेसिव व्यू लिया. यहाँ पे फैक्ट्स में भी थोड़ा सा चेंज भी था. इस केस में जो वाइफ थी वो भी टीचर थी और जो हस्बैंड था वो किसी और प्राइवेट सेक्टर में काम करता था. वाइफ वाज लिविंग इन पंजाब एंड जो हस्बैंड था ही वाज लिविंग इन दिल्ली, ठीक है. वाइफ वाज वर्किंग फ्रॉम पास्ट 8 years, वो 8 साल से टीचर थी एंड शी वाज अबाउट टू बी प्रमोटेड. तो यहाँ पे जब हस्बैंड ने वाइफ से बोला कि वो दिल्ली या शिफ्ट हो जाए और वाइफ ने रिफ्यूज किया बिकॉज शी वाज वर्किंग फॉर लाइक सो लॉन्ग in as a teacher and she was about to be promoted, so she had her reasons for not moving with her husband. तो husband ने section 9 के अंदर petition file की थी for restitution of conjugal rights. यहाँ पे कोर्ट ने after listening to the wife, कोर्ट ने हेल्ड किया था कि ये reasonable excuse की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि जो वाइफ है, बहुत सिचुएशन है, जो वाइफ है she was earning better than her husband, ठीक है. she has given like 8 years of her life for that particular job. तो यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया था कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेयर द हस्बैंड लिव्स दैट इज द मैट्रिमोनियल होम. ऐसा जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस. और इस केस में कोर्ट ने जो पिटीशन थी उसको रिफ्यूज कर दिया था, ग्रांट नहीं की थी. Okay, so this is all related to restitution of conjugal rights. I hope that you like this video. If you liked it, then please subscribe to my channel. Thank you.